आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र में। आज हम लोग करने वाले हैं संविधान, जो कि हमारे एसआई टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 है। जैसे कि हमने पहला वाला सेट कर लिया, दूसरा वाला कर लिया, आज हम लोग हैं भारतीय संविधान पे। इसका जो 50 क्वेश्चन है, आज हम लोग 50 क्वेश्चन नहीं करने वाले, इसका हम लोग पार्ट 1 करने वाले, यानी कि 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इसके बाद कल हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसको 2 पार्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप सबको पता ही है कि ये वाला जो एसआई का टेस्ट सीरीज से चल रहा है ऑलरेडी। अगर आपको इसको परचेस करना है, इसका पीडीएफ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। प्राइस क्या है इसका? प्राइस इसका मात्र 150 रखा गया है। आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी ऑनलाइन चाहे तो दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। दूसरा, आपको पता ही है कि आप नहीं परचेस करना चाहते, तो सारे क्वेश्चंस यूट्यूब में ऑलरेडी डल ही रहे हैं, तो आप इसको 3-4 बार देखिए, आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। तो आज हम लोग संविधान में हैं, संविधान के क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं और कोशिश करिएगा साथ में करने का इसको, क्योंकि आप एक बार तो पेन और पेपर लेके चलिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की है, किस जगह पे आप मतलब कहाँ गलती हो रहा है, आपने डिडक्शन में गलती हो रहा है या आपका नॉलेज वीक पड़ रहा है। ये सब चीज़ तभी पता चल पाएगा जब आप पेन पेपर लेके बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का हम लोग का 25 क्वेश्चन साथ में करिएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहला, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन: चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिएगा, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861। ये वो टाइम है जहाँ पे जो था कि भारतवासी कुछ जो है देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकते थे, मतलब प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। ठीक, अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। 1861 में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हुआ, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वॉइस रॉय को अध्यादेश, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अध्यादेश, को ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अब इसी को हमने बाद में प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उसको दे दिया है। तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति पूछता है। 1861 यहाँ पे मिली हुई थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम अपने को दिख रहा है, ये है आपका 1833 वाला अधिनियम। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। कंपनी का एक अधिकार हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका एक अधिकार हुआ करता था, उसको यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले 1813 वाले में पार्शली समाप्त किया गया था, 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। विलियम बेंटिक थे इस टाइम पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम में रिकॉल करने में मतलब आसानी होगा आपको कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। चलिए अगला, 1919 की भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। आपके पास ये दिए गए हैं, एक बार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। प्रांत में द्वैध लेके आए हम लोग, सेंटर में बाइकैमरलिज्म लेके आए थे। ठीक है, द्वैध मतलब डायarchy होता है, उसको लेके आए और वहां पे हम लोग बाइकैमरलिज्म लेके आए, द्विसदनीय व्यवस्था। अगला क्या बोल रहा है? मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ये वाला जो आया था ना, ये आया था करजन के टाइम पे, 1909। ठीक, इसके बारे में आपने सुना होगा। 1909 में आया था ये, उस टाइम पे इसको सांप्रदायिकता का जनक इस टाइम पे बोला जाता था, इस वाले टाइम को 1909। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये गलत हो जा रहा है। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या निकल के आ जा रहा है? दूसरे का निकल के आ रहा है 1 और 3, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्य योजना का हिस्सा नहीं है या नहीं था? बर्मा का भारत से विभाजन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार, एक संघ की योजना पर विचार, या महिलाओं को वोट देने का अधिकार। बताइए सही क्या होगा। सही आंसर जो होगा इसका, 1935 में एक चीज़ अपने को देखने को नहीं मिलता, वो है आपका महिलाओं को वोट देने का अधिकार। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसको हमने 1919 में ही दे दिया था। ये भी सही है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व विस्तार, व्यवस्था का विस्तार, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग बोलते हैं, पंचांग,
तो ये व्यवस्था भी की गई थी गोलमेज सम्मेलन के बाद से, तो बाकी 3 सही है, ये नीचे वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन है आपका, विवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होती थी। ठीक है। कारण, विवल का विचार था कि ऐसी अवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही, कथन सही, कारण गलत। ऐसे करके आपके 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए। चलिए सही आंसर बताता हूँ इसका मैं आपको। सही हो जाएगा, कथन सही है पर कारण गलत है। कथन तो सही है, हाँ ठीक है, हो जाए मतलब बराबर संख्या समान हो जाए चलेगा, लेकिन इन लोग को कोई मतलब नहीं था कि इसे भारत का बंटवारा हो या ना हो। बंटवारा के लिए तो माउंटबेटन योजना आया हुआ है ना। तो ऐसा कुछ आपको हिंट मिलेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के हिंट को पकड़ने की कोशिश करिएगा। बी आर अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल, बम्बई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो ये है हमारे, देखिए, थे बम्बई के, हुआ था इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले थे ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934 में। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह बहुदलीय संरचना नहीं था, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कूट वाले। आप एक काम करिए, यहाँ पे एक बार इसको देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे के ऑप्शन को, और फिर इसको ट्राई करके देखिएगा कौन सा कथन सही है, पूछा है ना। तो ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बड़े लोग ही थे ना सारे, 18 से छोटे तो नहीं थे। ठीक है। अगला, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं था, आंशिक रूप से आपको नामांकित भी मिलेंगे, तो ये वाला तो गलत हो जा रहा है। या बहुदल संरचना नहीं था, बहुदलीय था। लगभग लगभग हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सबको सम्मिलित करें यहाँ पे, ताकि संविधान सभा का स्ट्रेंथ अच्छा बन पाए। कई समितियों के माध्यम से कार्यरत था, बिल्कुल सही। तो ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग लगभग आप बोल सकते हैं इस लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको सीजीएसआई में देखने को मिलेंगे। साथ में आप अगर पीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी पेपर इजी भी आता है, कभी हार्ड भी आता है, तो मॉडरेट लेवल का गया तो उस टाइम में ये हेल्प करेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति ने कितने अन्य सदस्य थे? 7, 6, 5 या 4? चलिए सही आंसर बताइए। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी था। ड्राफ्ट करना था इनको पूरा का पूरा संविधान। तो इसका सही आंसर लगा लिया होगा अभी तक आपने, 7? जी हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। 7 नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। बी आर अम्बेडकर तो थे ही, और अन्य सदस्य कितने थे? अन्य सदस्य तो 6 हुए ना, टोटल 7 थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर पूछता तो 7 करते। अब बी आर अम्बेडकर साहब को अलग कर ही दिए हैं, तो बाकी कितने बचे? 6। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात पर भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, या न्यायिक पुनर्वालोकन की प्रणाली है। देखो बताना है भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में क्या भेद है। देखो चलिए एक एक ऑप्शन में आते हैं। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, हाँ बिल्कुल है। अपने पास प्रेसिडेंट है ना, और अपने पास प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो रियल और नॉमिनल हेड वो दोनों हो जाता है, सही है। उनके पास भी वही व्यवस्था है, राजा है जो मोनार्क है, और जो मेन है प्राइम मिनिस्टर होता है जो संभालता है। ठीक है। सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, जी हाँ, अपने पास भी है, उनके पास भी है। द्विसदनीय विधायिका है, उनके पास भी है। उसका उनका होता है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अपने पास होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो सही है। ये न्यायिक पुनर्वालोकन की प्रणाली उनके पास नहीं है, अपने पास है। ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया है यूएसए से। अगला, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान सभा निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुआ। कहाँ से लिए हम? आयरिश गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
सही है। हम लोग लिए हैं आयरिश गणतंत्र से। आयरिश याद नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग बोलते हैं आयरलैंड, है ना। आयरलैंड के नाम से जानते हैं हम लोग। और डीपीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, नीति निर्देशक तत्व, इसको भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कौन चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण। तो एक अलग ही से दिख रहा है ना, अलग से ही दिख रहा है, आपने देख लिया होगा। तो ये सही नहीं है। इसको कहाँ होना चाहिए था? न्यायपालिका और कार्यपालिका जो रहेंगे भिन्न रहेंगे, सही है, होना चाहिए। तो ये जो है ना आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है, ना कि 48 में बोला गया है। अनुच्छेद, ये देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायती राज पढ़ते हैं ना हम लोग, और नगर निगम, नगर निगम, वो सब का गठन जो है इसी अनुच्छेद के तहत ही हुआ है। अनुच्छेद 44 जिसको लेके अभी देखिएगा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है थोड़ी बहुत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा में है इकलौता, को भी ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये सिर्फ गोवा में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके कुछ एक्स्ट्रा डिटेल है आपको ध्यान रखने हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 123? वित्त विधेयक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, को पता ही होना चाहिए कि अनुच्छेद 117 में मिलेगा। अब ये पता है, वित्त विधेयक पता है, तो आपको मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है नहीं पता, पता कर लीजिए जरूर। आपको आर्टिकल नंबर 110 में मनी बिल मिलेगा, ठीक है। तो मनी बिल जरूर देख लीजिएगा। मनी बिल और वित्त विधेयक से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, कौन मनी बिल होगा, कौन आपका ये होगा फाइनेंस बिल होगा, इससे रिलेटेड। 117 में दो है, 117 एक और 117 तीन, इसको जरूर देखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सम्मिलित नहीं है मतलब भारतीय संविधान संबंधित राज्य का अनुच्छेद, ठीक है। 371A, 371B, 371C, 371D, और ये दिया है। एक बार ट्राई करिए, फिर बताता हूं मैं आपको कि यह है क्या। चलिए पहले इसका सही आंसर बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। पहले देख लेते हैं, चलिए। 370 अपना पता है आपको, धारा 370 हट गया है ना, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। लेकिन इसके साथ में आर्टिकल नंबर 371 का भी सृजन किया गया था। 371 जो है स्पेशल प्रोविज़न है, कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, कुल टोटल 11 स्टेट्स है, इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न करता है। और इसी से ही रिलेटेड ABCD करके पूरा 11 है ना, तो नीचे 11 तक पूरा जाएगा आपका। तो 371A में नागालैंड दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। 371B में असम है, सही है। ग में या सी में मेघालय दिया हुआ है, ये क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही नहीं है, इसको काटिए। मेघालय नहीं होगा यहाँ पे होना चाहिए था आपको मणिपुर, और आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना दोनों हो गए, तो ये भी सही है। तो आपका एक गलत दिख रहा है, वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे कि आपने पढ़ा ही नहीं, आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं, आइडिया भी नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो एक अनुसूची जो संशोधित होगी जब हम लोग नए राज्य का सृजन कर रहे हैं, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में आता है आपका आर्टिकल नंबर 1 से 4। 1 से 4, एक में है आपका भारत और उसके राज्य संघ, 2 में आपका दिया हुआ है, 3 में आपका दिया हुआ है, 4 में उसकी प्रक्रिया दिया हुआ है ना। तो 2 और 3 में दिया हुआ है जब आप नए राज्य का सृजन करते हो। तो जो आपका है पहले से, मतलब जो राज्य पहले से बने हुए हैं उसी में से ही आपको कुछ नया सृजन करना है, आर्टिकल नंबर 3, और कुछ बाहर से एक्स्ट्रा अलग से जोड़ के लाना, आर्टिकल नंबर 2। तो आपको इसको तो संशोधित करना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, चलिए ठीक है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है?
ठीक है, आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। चर्चा में भी रहा था, आपको पता होना ही चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। किसी भी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, जी हाँ डेफिनेटली डाल सकती है। संसद के पास ये पावर है। अब 9वीं अनुसूची को बनाया गया था आपका पहले संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि मतलब लैंड रिकॉर्ड्स हो गए और लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म्स अपने को करने थे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि 9वीं अनुसूची में इसको डाल देते हैं, ताकि इसको चैलेंज करना जो है कोर्ट में दिक्कत करेगा, नहीं हो पाएगा। बाद में 9वीं अनुसूची को भी चैलेंज किया जा सकता है, आपका आया केशवानंद भारतीवाद है, उसके बाद आया। तो अब बाद में आपका ये निकल के आया इससे कि हाँ 9वीं सूची में आप डाल तो दीजिए, लेकिन अगर वो इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आपने देखा होगा, तो अगर वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट कर रही है या मूल अधिकारों को नष्ट कर रही है, तो जो न्यायालय है उसको दोबारा केस को खोल सकता है और उसके ऊपर निर्णय भी ले सकता है। तो सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा, न्यायालय ये कर सकता है। अभी यहीं पे ही इंदिरा स्वानीवाद चल रहा है अपना, रिजर्वेशन से रिलेटेड, है ना। 50% बोला गया है, अब 50 से अगर एक्स्ट्रा होगा तो क्या किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, केस लंबा चलेगा और डिफेंड भी किया जा सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो सही आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका 15 का पहला, केवल एक सही होगा। अगला, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण, अखिल भारतीय सेवा, वित्त आयोग, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ऑप्शन नंबर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आपने कुछ आर्टिकल सुने होंगे, आप रिलेट कर लेंगे आराम से। आर्टिकल नंबर 331 सुना है, 330 सुना हुआ है, अभी नया जुड़ा है 338। बहुत सारे हैं ना इसमें। 338 में एससी मिलेगा, ए में एसटी मिलेगा, बी में ओबीसी मिलेगा, बी जुड़ा है ना नया। तो ये सब जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यहाँ पे है आपका भाग 16। इसको ध्यान रखिएगा, 338 बी, क्योंकि नया जुड़ा है, पूछ सकता है, संविधान संशोधन हुआ है इसके लिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 3, 1, 2 या 5? प्रस्तावना बोला है ना, बताइए कितने प्रकार का न्याय मिलेगा आपको? न्याय मिलेगा आपको, पहले आंसर कर लेते हैं। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है ये, ठीक। तो न्याय मिलेगा आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। सामाजिक यानी कि सोशलिस्ट, आर्थिक इकोनॉमिक, और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ रिलीजियस नाम से कुछ नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। रिलीजियस बिल्कुल नहीं है। ये 3 प्रकार के न्याय हैं आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। या प्रस्तावना से रिलेटेड मैं एक चीज बता देता हूँ, 2 प्रकार के मेनली प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। पहला आपको जमाने के लिए पूछता है कि सबसे पहले क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, तो उसका क्रम जमाइए, ऐसे करके क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे शॉर्ट में याद करता हूँ, S3TRJLEF। आप हिंदी में कर रहे हैं तो उसको हिंदी में कर लीजिएगा, मीनिंग चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे करेंगे हम लोग, 3 निकल के आएगा। कौन कौन निकल के आएगा आपका? सबसे शुरू में आएगा संप्रभु यानी कि सोवेरियन, उसके बाद आएगा आपका सोशलिस्ट, और उसके बाद आ जाएगा आपका सेक्युलर, है ना, समाजवाद, और ये आपका धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, रिपब्लिक, गणतंत्र, ये से जस्टिस, जस्टिस यानी कि न्याय, और इसी न्याय में आपका सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिक, ये 3 प्रकार के न्याय दिया गया है। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी एकता, समानता, और फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व, बंधुत्व बोलता है। तो ये दिया गया है, इसका क्रम जमाने के लिए पूछता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछता है 42वें संविधान संशोधन में कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया था? तो पहला जोड़ा गया था सोशलिस्ट, दूसरा जोड़ा गया था आपका सेक्युलर, और तीसरा जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। तो ये 3 को अलग से जोड़ा गया था। तो ये इतने ही क्वेश्चन प्रस्तावना से बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आसान पड़ेगा। चलिए अगला,
भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आर्थिक न्याय आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? सीधा सीधा ये पूछा हुआ, बताइए। सही आंसर है आपका बी, उद्देशिका। तो अभी देखा हमने, और नीति निर्देशक तत्व, यहाँ दो जगह पे दिया गया है आर्थिक न्याय के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है? ये चार चीजें दी गई है। अध्यक्षात्मक मतलब हो जाता है प्रेसिडेंटल सिस्टम हो गया। अपने पास क्या है? आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंटल सिस्टम को अध्यक्षात्मक बोलते हैं। तो कार्यकाली ऑप्शन देखते हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंटल है तो होगा ही। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, जी हाँ डेफिनेटली करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो वो भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव ही अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए यूएस याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो रहता है एकदम अलग होता है। मतलब सभी जो लिखा हुआ है सब सही है, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अगला, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन, के सी विहिर, सर आइवर या डी डी बसु? हमारे जी ऑस्टिन जो है, ग्रैनवेल ऑस्टिन इसका सही आंसर है। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन करने के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नौवीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची? बताइए। एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो पांचवी अनुसूची अलग से दिख रहा है, नौवीं अनुसूची हमने अलग से देख ही लिया है अभी थोड़ा देर पहले, है ना। लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ही है, जिसको हमने पहली संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था। 12वीं अनुसूची ये अलग है। 11वीं और 12वीं आपका पंचायती राज और नगरीय निकाय से रिलेटेड है, ये हो जाता है। तो ऐसे करके आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हैं ना, तो पांचवी तक आप आराम से पहुंच जाते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? छठवीं, सातवीं, नौवीं या 11वीं? देखिए यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो नौवीं को आप फिर एलिमिनेट कर देंगे, 11वीं को आप फिर एलिमिनेट कर देंगे, पाँचवीं छठवीं आपको पता है कि जनजाति और जो विशेष उपबंध किए गए हैं उस कुछ विशेष क्षेत्र से उससे संबंधित है। तो आपको नहीं भी पता होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सातवीं अनुसूची तक पहुँच जाएंगे। ऐसे करिए सॉल्व। सूची एक दिया है, सूची दो से हम लोग मिलान करते हैं, डायरेक्ट मिलान करते हैं, नीचे का ऑप्शन नहीं देखते हैं, चलेगा? ठीक है, चलेगा। आते हैं क्या सही आंसर। चलिए, पहले है संविधान का भाग 15। संविधान का भाग 15 जो अपने को आता है पहले उसको कर लेते हैं, ठीक। संविधान का भाग 18, ये जो दिख रहा है ना, भाग 18 में आपको आपात उपबंध मिलता है, मतलब डी का पहला चाहिए अपने को। अच्छा, ये तो हमने किया हुआ है। देखिए संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, इसको तो हमने इसी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया ना। तो बी का 3 चाहिए अपने को, बी का 3 चाहिए, तो बी का 3 तो एक ही जगह है, आंसर निकल गया। और ये मैं क्यों किया हूँ, ये क्यों करवा रहा हूँ आपको, इसको ध्यान रखिएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, आपको वही कुछ ऐसा हिंट प्रोवाइड करा देते हैं जिससे आप नीचे के एक दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, एक दो क्वेश्चन आपको वहीं से ही निकल के आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका यानी कि अपना प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। बिरुबरी केस, सज्जन सिंह गोलकनाथ केस या केशवानंद भारतीवाद? अपना है ये फेमस, तो ध्यान रखिएगा, बिरुबरी केस। ठीक है, बिरुबरी केस इसका सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्र पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्र पंचांग को जनवरी 26 1950 में अपनाया गया था, बताइए कौन सा सही है। आते हैं, राष्ट्र पंचांग विक्रम संवत नहीं शक संवत पर आधारित है, तो पहला गलत हो जाता है, ठीक। और लास्ट जो है, राष्ट्र पंचांग को जनवरी 26 1950 को अपनाया गया था, तो जी नहीं, इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957। तो ये वाला भी गलत हो जा रहा है, मतलब ना एक ना दो, ये हो गया आपका सही आंसर। ये थे 25 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बने होंगे ये सारे क्वेश्चन और अच्छे भी लगे होंगे लगभग। देखिए कल वाला हमने थोड़ा सा इजी किया था, आज वाला उससे हार्ड है। ये 25 क्वेश्चन में ना आपके कितने बनने चाहिए?
बन जाएंगे, मेरे को लगता है 21-22 तो बन जाने चाहिए। संविधान अगर आपने पढ़ा होगा तो 21-22 आपका आपका यहाँ पे आराम से बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं आज का ये कंप्लीट। कल हम लोग इसका सेकेंड पार्ट ही करेंगे। संविधान क्योंकि बड़ा है, आपने देखा समय अच्छा खासा लग गया इस पे। इसका पहले पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद फिर भूगोल वाले पोर्शन में भी आना है। और 1-2 दिन में करंट का भी वीडियो डल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर दिख रहा है ना आपको, तो इतना वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। करंट अफेयर हम लोग पहले ही कवर कर लेंगे, ठीक। और फुल टेस्ट भी कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें। साथ में फिर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक स्क्रीन पे कुछ वीडियो आ रहा होगा, इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।